बायोलॉजी क्लास 12 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद सोल्यूशन। 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका पूरा सोल्यूशन यानी इनके पूरे उत्तर इसी वीडियो में आपको समझाएंगे। पहला है बंधता अथवा बांझपन किसे कहते हैं। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। फिर दूसरा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी क्रियाविधि, उद्देश्य और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। फिर तीसरा है मरुद्भिद किसे कहते हैं, मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। और चौथा है जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इन सभी के उत्तर एक एक करके आपको समझा देते हैं। चलिए इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन बंधता अथवा बांझपन किसे कहते हैं। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु तो सहायता देने वाली कुछ विधियों का उल्लेख कीजिए। इसको पहले समझा देते हैं। पहले बांझपन क्या है ये जान लेते हैं। तो विश्व में अनेक दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इसे ही बंधता अथवा बांझपन कहा जाता है। अर्थात इस पूरे संसार में बहुत से पति पत्नी ऐसे हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, अक्षम होते हैं। सक्षम नहीं मतलब अक्षम है अथवा संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को ही बांझ अथवा बंध कहा जाता है और इनकी जनन क्षमता को बंधता अथवा बांझपन कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो बांझपन या इनफर्टिलिटी स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। जो बांझपन है, जो इनफर्टिलिटी है या जो बंधता है, स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी। इसलिए कहा गया स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। यानी बंधता अथवा बांझपन स्त्री में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। लेकिन मानव समाज में बांझपन का मुख्य कारण स्त्रियों को ही माना जाता है। देखा जाए तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% पुरुष बांझपन का शिकार होते हैं, 60% स्त्रियां बांझपन का शिकार होती हैं अथवा जनन में अक्षम होती हैं और लगभग में 20% स्त्री व पुरुष दोनों में बांझपन या बंधता अथवा जनन अक्षमता पाई जाती है। तो 40% पुरुष बांझ होते हैं, 60% स्त्रियां बांझ होती हैं और 20% पुरुष और स्त्री दोनों बांझ होते हैं अथवा बंधता या बांझपन का शिकार होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पुरुषों में बांझपन का कारण क्या है। इसके बाद जानेंगे कि स्त्रियों में कारण क्या है। तो पुरुषों में बांझपन के कई कारण हैं। पहला कारण है वीर्य अथवा सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या का कम होना, मतलब सीमेन में स्पर्म कम बनते हैं या कम होने पर बांझपन या इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरा कारण है शुक्राणुओं में गतिशीलता का कम होना, अर्थात जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ये तेजी से जब दौड़ नहीं पाते हैं तब भी बांझपन हो जाता है। गतिशीलता का कम होना मतलब तेजी से गतिशील नहीं हो पाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसी स्थिति में बांझपन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है पुरुषों के सीमेन या वीर्य में जीवित शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, मतलब जो पुरुषों का वीर्य होता है, जो सीमेन है, उसमें शुक्राणु जो होते हैं क्षीण हो जाते हैं या जीवित कम रहते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि बांझपन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं का बंद होना, यानी जो वैस डिफरेंस होती हैं वो जब ब्लॉक हो जाती हैं तब भी बांझपन का कारण होता है या बांझपन हो जाता है। ब्लॉक हो जाएंगी तो शुक्राणु निकल ही नहीं पाएंगे, जब निकल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा पैदा नहीं होगा, इस तरह से बांझपन हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन न कर पाना भी बंधता या बांझपन का कारण है। अगर लैंगिक कमजोरी है, मैथुन नहीं कर पा रहे हैं, तभी बंधता या बांझपन का ये प्रमुख कारण होता है। चलिए अब स्त्रियों में बांझपन के कारण को जान लेते हैं। तो स्त्रियों में भी बांझपन के कई कारण हैं, जिसमें से पहला है अनियमित अंडोत्सर्ग यानी इर्रेगुलर ओव्यूलेशन। स्त्रियों में बंधता या बांझपन का प्रमुख कारण होता है, मतलब यदि अंडा सही समय से नहीं निकल रहा है तब भी बांझपन हो जाता है।
फिर अगला पॉइंट है जनन पथ में अवरोध होना। तो जनन वाले रास्ते में कोई गड़बड़ी होने से, कोई इन्फेक्शन होने से भी ऐसा हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है अंडाशय में अंड जनन का ठीक प्रकार से ना होना। जो अंड जनन है, अंड जनन से अंडे बनते हैं, अगर अंड जनन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है तब भी क्या होगा कि बंधता हो जाएगी। मतलब यदि स्त्री के ओवरी में oogenesis अथवा अंडा नहीं बन पा रहा है तो भी बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है गर्भाशय में संक्रमण होना, यानी यूट्रस में अगर इन्फेक्शन है तब भी बांझता या बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है फैलोपियन नलिकाओं में कोई त्रुटि होने पर भी बांझपन हो सकता है। जो ओविडक्ट होती हैं, जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई त्रुटि हो गई है तब भी क्या होगा कि बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है योनि में संक्रमण होना भी बांझपन का कारण होता है। अगर योनि या वैजिना में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी बांझपन या इनफर्टिलिटी का कारण होता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बंधता या बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, जन्मजात, औषधिक, रोगजन्य, प्रतिरक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक। पूरे मानव समाज में 2 से 10% लोग बांझपन का शिकार होते हैं अथवा बांझ होते हैं। पहले क्वेश्चन का भी आधा भाग बाकी रह गया है। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों का उल्लेख करना है। तो चलिए कुछ विधियों को बता देते हैं। तो इसकी 2 प्रमुख विधियां IUI और IVF को समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि IUI क्या है। तो देखिए, किसी पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर उसके शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि से स्त्री या उसकी पत्नी के गर्भाशय में स्थापित करने की प्रक्रिया IUI कहलाती है। परिभाषा आपको समझ में आई? कोई पुरुष है, उसमें शुक्राणु की संख्या कम है, कम बनते हैं शुक्राणु, तो क्या करते हैं कि उसके शुक्राणुओं को निकाल करके सांद्रित कर लेते हैं और सांद्रित करने के बाद कृत्रिम विधि से स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इसे ही IUI कहा जाता है। मतलब इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं। जो पति होता है उसके वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं, यानी जब हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म कम होते हैं या फिर कम एक्टिव होते हैं, सक्रिय कम होते हैं। अब सक्रिय कम होंगे या कम बनेंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और निषेचन ना हो पाने के कारण बच्चा नहीं बनेगा या बच्चा पैदा नहीं होगा। अब यदि उसे बच्चा चाहिए तो IUD विधि का उपयोग किया जाता है और इस विधि में पुरुष का वीर्य निकालकर प्रयोगशाला में उसमें शुक्राणुओं को अलग कर लिया जाता है। मतलब पति जो होता है, पति का सीमेन निकाल लिया जाता है और सीमेन से स्पर्म को अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। अब निकाले गए शुक्राणुओं का संसाधन करते हैं, मतलब स्पर्म की प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद महीन कैथेटर द्वारा स्त्री के गर्भाशय में स्थापित करते हैं। लेकिन कब? तो उस समय जब स्त्री ओवल्यूशन के लिए तैयार हो या जब अंडाशय में अंडाणु निकलने के लिए तैयार हो या अंडोत्सर्ग होने वाला हो, उस समय शुक्राणुओं को स्थापित किया जाता है या डाला जाता है। यानी प्रोसेसिंग वाले स्पर्म को, प्रोसेसिंग वाले शुक्राणुओं को तब पहुंचाना चाहिए जब अंडा निकलने वाला हो स्त्री में। तब आपको बता दें, कभी कभी पति में शुक्राणुओं की संख्या कम नहीं होती है। ये विधि कब हुई? जब पति में शुक्राणुओं की संख्या कम थी या कम एक्टिव थे, तब IUI का प्रयोग किया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पति होता है उस पर शुक्राणुओं की संख्या कम नहीं होती है, जबकि पत्नी के गर्भाशय का मुख इतना संकुचित हो जाता है या संकुचित रहता है कि स्खलन जब होता है या पति जब वीर्य को डालता है पत्नी की योनि में, तो उस वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु पत्नी की योनि से गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भाशय का मुख इतना संकुचित था। इस स्थिति में भी प्रयोगशाला में संसाधित शुक्राणुओं को कैथेटर द्वारा ही पत्नी के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो भी शुक्राणुओं को कैथेटर के द्वारा ही पत्नी के गर्भाशय में पहुंचा करके उसको गर्भवती किया जाता है या बच्चे को पैदा किया जाता है। चलिए अब IVF को समझा देते हैं। IVF का फुल फॉर्म होता है
इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसका अर्थ है अंतः पात्रे निषेचन, यानी पात्र के अंदर निषेचन। अंतः पात्रे निषेचन मतलब पात्र के अंदर निषेचन। और यहाँ पर पात्र का अर्थ है बर्तन, जैसे कांच की कटोरी या पेट्री डिश होती है, तो इसलिए अंतः पात्रे कहा गया है। और इस तरह से इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ हुआ कि किसी पात्र अथवा पेट्री डिश में निषेचन करवाना, मतलब आईवीएफ में शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन करवाना। जैसे शरीर के भीतर वातावरण होता है, बिल्कुल उसी तरह से बाहर वातावरण बना करके उसमें निषेचन करवाना। कुल मिलाकर कहें तो आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कृत्रिम, इस प्रक्रिया में जिन स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरता है, उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। ऐसी स्त्रियां जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा है, उन स्त्रियों के अंडे को, ओवम को निकाल लिया जाता है बाहर, और निकालने के बाद उनके पति के शुक्राणुओं से निषेचन करवाते हैं। फिर निषेचित अंडे को माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं, और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इसी प्रक्रिया को आईवीएफ कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि आईवीएफ क्या है। चलिए जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो कुछ स्त्रियां संतानों को सामान्य रूप से पैदा नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके अंडाशय और गर्भाशय सामान्य होते हैं, किंतु अंडवाहिनियां असामान्य होती हैं। मतलब स्त्री की ओवरी और यूट्रस तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ओविडक्ट अथवा फैलोपियन जो नलिकाएं होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं, अथवा ओविडक्ट या फैलोपियन नलिकाओं में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए ये बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि निषेचन नहीं होता है। अब बच्चा पैदा करने के लिए प्रयोगशाला में इन स्त्रियों के अंडाणु को निकालकर पेटी डिश के पोषक तरल में रखा जाता है। अंडाणु को शरीर के ताप के बराबर ताप पेटी डिश में दिया जाता है। जो जैसे शरीर का ताप होता है, बिल्कुल उसी ताप में पेटी डिश के अंदर उसको रखा जाता है। मतलब बॉडी के अंदर वाला वातावरण देने का प्रयास किया जाता है, और अंडे को लगभग में मान के चलिए कि 6 घंटे तक पेटी डिश के पोषक तरल में रखते हैं। अब उसके पति को हस्त मैथुन के द्वारा वीर्य निकालने को कहा जाता है। लगभग में 2 घंटे पहले ही वीर्य निकालने के लिए कह दिया जाता है, और फिर उस वीर्य से शुक्राणुओं को निकाल कर एक दूसरी पेट्री डिश के सांद्रित घोल में रखते हैं। वीर्य से क्या करते हैं, शुक्राणुओं को निकाल लेते हैं, और निकाल करके एक दूसरी पेट्री डिस्क के सांद्रित घोल में शुक्राणुओं को रख देते हैं। इसके बाद उसके पति के शुक्राणुओं से अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है, यानी शुक्राणुओं के घोल को अंडाणुओं की पेटी डिश में डाल देते हैं, और लगभग 18 घंटों तक इंक्यूबेटर में शरीर के ताप के बराबर ताप में रखा जाता है। जब अंडाणु वाला पेटी डिस्क का जो घोल था और जो शुक्राणु वाला पेटी डिस्क का घोल था, उसको एक में मिला दिया, और मिलाने के बाद क्या किया कि लगभग 18 घंटों तक इंक्यूबेटर में शरीर के ताप के बराबर ताप में रखा गया, और इतने घंटों में निषेचन हो जाता है और जायगोट बन जाता है तथा भ्रूणीय विकास भी शुरू हो जाता है। इसके बाद भ्रूण की इस अवस्था को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, और समय पूरा होने पर शिशु जन्म लेता है या सामान्य शिशु का जन्म हो जाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी क्रियाविधि, उद्देश्य और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो 2 अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। क्या कहा गया है, 2 अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, या पुनर्संयोजन डीएनए कहलाता है। मतलब 2 अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों को जुड़ने से बने डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। चाहे आप पुनर्योगज कहें हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह दें, और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को
पुनर्संयोजन कहा जाता है या पुनर्योजन कहते हैं अथवा रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रोपित करके उसमें इच्छित गुण वाला जीन प्राप्त करना पुनर्योगज डीएनए तकनीक अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे उदाहरण को अगर समझें तो जैसे ये नील हरी शैवाल है अथवा इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और शॉर्टकट में ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए बोला जाता है, बीजीए। और यह धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जो धान के खेत होते हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, क्योंकि इसके जीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले गुण होते हैं। कौन सा जीन होता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाने वाला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीन पाया जाता है। और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके जीन को धान की फसल में स्थानांतरित कर दिया, धान की फसल में ट्रांसफर कर दिया। अब जो गुण इस शैवाल में थे वही सेम गुण धान में आ गए। अब धान में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, मतलब धान को नाइट्रोजन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी और अधिक जरूरत नहीं होगी, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये जो ऊपर परिभाषा मैंने अभी बताई, इसी परिभाषा में कहा गया है कि दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बना नया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए में जीन्स होते हैं और शैवाल अथवा एल्गी में वो जीन्स डीएनए को अलग करके ही लिया गया है। फिर जो डीएनए खंड शैवाल से लिया गया है वही धान के डीएनए में जोड़ दिया गया है। यानी जो शैवाल का जीन्स था वो कहाँ था? डीएनए में था। तो उस डीएनए को काट लिया गया जहां पर वो जीन था। अब उसी डीएनए को उठा करके धान के डीएनए में जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने से क्या हुआ? एक नया डीएनए बन गया है और इस नए डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। अब होगा क्या? इस प्रकार से डीएनए जो नया बना धान में, अब धान में नाइट्रोजन की फिक्सेशन की क्षमता आ गई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा फसली पौधों के डीएनए की जीन्स में फेरबदल करके उनकी नई किस्में तैयार की जाती हैं, चाहे वो उत्पादन अधिक देने के लिए हो, चाहे वो फसल पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े इसके लिए हो। जैसे अगर हम सोचें तो सुनहरा चावल ले लीजिए, इसका सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रो विटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है। इसका सुनहरा रंग किसके कारण है? बीटा कैरोटीन नामक प्रो विटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है और यह पिगमेंट विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। अब बायोटेक्नोलॉजी अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा दो जीन को सामान्य चावल के पौधों में डाल दिया गया। इनमें से दो जीन को सामान्य पौधों के चावल में डाल दिया गया। अब ये सुनहरा चावल उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिस क्षेत्र में लोगों के आहार में विटामिन ए की कमी होती है। और इसी तरह से न जाने कितनी फसलें और न जाने कितने जंतु बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं, जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, या अनुवांशिक अभियांत्रिकी का लक्ष्य क्या है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है। तो अनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल सिंथेसिस दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना है, या फिर डीएनए की मरम्मत, या फिर डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना, इच्छित का मतलब जो आप चाहते हैं ऐसी संरचना वाले नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण करके या नए डीएनए अणुओं को बना करके जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का ध्येय है। यानी नए नए डीएनए अणुओं को बना करके जो आप चाहते हैं, जैसे लक्षण चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, वैसे गुणों का समावेश कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। यही इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। और अगर इसकी उपयोगिता की बात की जाए तो इस विधि के द्वारा आनुवांशिक वैज्ञानिक जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके
आनुवांशिक रोगों से मानव जाति को मुक्ति दिला सकते हैं अथवा मानव द्वारा उपयोग में आने वाले पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार कर सकेंगे। भाई मानव जिन जिन जंतुओं का उपयोग करता है, जिन जिन नस्लों का उपयोग करता है, उनमें सुधार करके, उन जंतुओं में सुधार करके अधिक उपयोगी जंतुओं को बना सकता है, जिससे अधिक उत्पादन मिल सकता है। अब इसमें कहा गया कि जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन के द्वारा विस्थापित करके, यानी कोई ऐसा जीन जीव में जो खराब है तो उसकी जगह पर दूसरा जीन लगा दिया जाता है, तो इस तरह से भी सुधार हो जाता है। या कोई खराब जीन को हटा करके भी इस आनुवांशिक रोगों से मानव जाति को मुक्त दिलाया जाता है। चलिए अब इसकी क्रियाविधि को समझा देते हैं। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसके बाद फिर यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए या लाइगेज से उसको जोड़ेंगे, और फिर रिकम्बिनेंट डीएनए जो मिला, यानी जो डीएनए बन गया वो रिकम्बिनेंट डीएनए बना, उसको पीसीआर आप कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल, जो डीएनए मिला है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर प्रोसेस चलेगी, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं चित्र सहित। तो पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस स्टेप में वांछित डीएनए खंड अथवा वांछित जीन को अलग करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र पर होता है। जो डीएनए है ये कहाँ होता है? क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र पर पाया जाता है, और गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और ये जो केंद्रक है, केंद्रक कोशिका में होता है। तो अब डीएनए को कोशिका से बाहर निकालने के लिए सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति को नष्ट करना पड़ेगा। यह सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कोशिका भित्ति नष्ट करने के लिए ऐसा एंजाइम डालना होगा, ऐसा बिगर डालना होगा जिससे भित्ति डिसॉल्व हो जाए या गल जाए। अब यदि बैक्टीरियल डीएनए निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया से डीएनए निकाला जा रहा है, तो इसकी कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल को नष्ट करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। और यदि फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। यदि पादप कोशिका है तो सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज की पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग करके पादप कोशिका की वॉल को डिसॉल्व किया जाता है। तो इनमें से जो भी सेल है उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करके डीएनए निकाल लिया जाएगा, और इसी डीएनए पर वो वांछित जीन उपस्थित होगा। तो अब इस डीएनए से जीन को अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए क्या करते हैं कि यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करेंगे। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल से जीन को अलग करने के लिए आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर अथवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। यदि आप लोग आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर अथवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो फुल अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो यह एंजाइम डीएनए को अलग अलग खंडों में तोड़ देता है, छोटे बड़े खंडों में काट देता है, अर्थात इस एंजाइम से डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। अब इन्हीं खंडों में कहीं न कहीं एक खंड उस जीन का होगा जो हमें चाहिए, यानी वांछित जीन का खंड भी इसी में होगा। मतलब जिस जीन को हमें निकालना है या निकालना चाहते हैं वो इन्हीं टुकड़ों में होगा। तो अब उस वांछित खंड को अलग करेंगे जिसमें वो जीन है या जिसमें काम वाला जीन है, उस खंड को अलग कर लेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हिंदी में इसे वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में वैद्युत कण संचालन कहते हैं और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। यदि आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर वीडियो देखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर डीएनए खंड साइज के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, यानी डीएनए खंड अपनी लंबाई के अनुसार अलग अलग बैंड के रूप में जेल पर आ जाते हैं। बैंड की तरह से जेल पर अलग अलग इकट्ठा हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से वांछित जीन अथवा डीएनए को पहचाना जाता है। अब जो वांछित डीएनए अथवा जीन मिला, इसको वेक्टर डीएनए के साथ क्लोनिंग किया जाता है, यानी ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए विद लाइगेज एंजाइम। मतलब जो डीएनए हमें मिला है उसे अब वेक्टर डीएनए से जोड़ना है। यहीं पर आपको बता दें, यदि आप लोग क्लोनिंग पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब यदि वेक्टर की बात की जाए तो प्लाज्मिड वेक्टर का प्रयोग किया गया है। और प्लाज्मिड वेक्टर क्या है? तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मिड, उस वेक्टर का प्रयोग किया गया है। और फॉरेन डीएनए क्या है अगर पूछा जाए तो वांछित डीएनए खंड को ही फॉरेन डीएनए खंड कहा जाता है। जो हमने खंड निकाला है, अभी जो जीन वांछित निकाला है उसी को फॉरेन डीएनए कहा जाता है, अथवा हिंदी में विजातीय डीएनए कहा जाता है। और इसको जिस डीएनए से जोड़ा जाता है उसे वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए कहा जाता है। यानी वांछित डीएनए को या फॉरेन डीएनए को जिस डीएनए से जोड़ते हैं उसे वाहक डीएनए अथवा वेक्टर डीएनए कहा जाता है, जो कि यहाँ पर प्लाज्मिड लिया गया है। देखिए, ये जो डीएनए मिला इसे प्लाज्मिड वाले डीएनए से जोड़ने के लिए प्लाज्मिड डीएनए को भी आइसोलेट करना पड़ेगा और आइसोलेट करके कट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो एक साथ जुड़ नहीं सकता है, इसलिए उसको भी कट की आवश्यकता होगी। अब प्लाज्मिड वेक्टर में फॉरेन डीएनए खंड को इंसर्ट करेंगे, यानी जोड़ेंगे जब कट वगैरह हो जाएगा। मतलब जो डीएनए खंड अथवा जो वांछित जीन खंड निकाला था उसे प्लाज्मिड वेक्टर में निवेशित कर दिया जाएगा, अर्थात अलग किए गए डीएनए खंड को क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक नया डीएनए प्राप्त हो जाता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ये जो डीएनए प्राप्त हुआ इसे पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब इसे फोटोकॉपी कर सकते हैं, मतलब इसी तरह की कई डीएनए बना सकते हैं। लेकिन कैसे? तो पीसीआर के माध्यम से। यदि आप लोग पीसीआर पर वीडियो देखना चाहते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में पीसीआर पर फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है। आप लोग जाकर के पीसीआर का वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो पीसीआर होता है ये एक तरीके की फोटोकॉपी की मशीन की तरीके का होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए की कई सारी कॉपीज बनाता है। इसी के द्वारा डीएनए की हम कई सारी कॉपी बना सकते हैं। और इसके बाद इंसर्टेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, यानी होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। यानी पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीवाणु कोशिका में उसको डाल दिया जाता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में चला गया या चला जाता है तो रेप्लिकेशन करके कई सारे क्लोन्स बनाता है और प्रोसेस चलती है। इस प्रकार डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोडक्ट बन जाता है, तैयार हो जाता है। यानी इस प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी हो जाती है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन, मरुद्भिद किसे कहते हैं? मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं? इसके उत्तर को समझा देते हैं। आज हम आप लोगों को मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स प्लांट के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे आवासों में रहते हैं जहां मृदा में पानी की कमी होती है तथा तापमान उच्च होता है। इस प्रकार के पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां उष्ण सूखे क्षेत्रों या मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स पौधे उन जगहों पर पाए जाते हैं, उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पानी बहुत कम होता है और तापमान उच्च होता है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि गर्म तथा सूखे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे मरुद्भिद पौधे होते हैं। यानी ऐसा स्थान जहां पर गर्मी बहुत हो, सूखा हो,
उन्हें क्या कहा जाता है? मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियां उष्ण सूखे क्षेत्रों, उष्ण माने गर्मी वाले, जहां पर अधिक गर्मी होती है, उष्ण सूखे क्षेत्रों जहां पर सूखा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, अर्थात मरुस्थल में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। और इन पादपों को मरुस्थलीय पादप या मरुद्भिद पादप कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मरुस्थल अथवा डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधे ही मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। सीधी सी भाषा में कहें कि मरुस्थल अथवा डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधे या प्लांट्स मरुद्भिद पौधे या जीरोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं या मरुस्थलीय पादप कहलाते हैं। चलिए अब मरुद्भिद पौधों के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं, अर्थात ये जानते हैं कि मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स पौधे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है वार्षिक अथवा शुष्क ताहार। वार्षिक अथवा शुष्क ताहार, तो ये पौधे शुष्क क्षेत्रों में 3 से 4 माह के लिए उगते हैं। यानी जो वार्षिक पौधे होते हैं अथवा जो शुष्क ताहार पौधे होते हैं, ये शुष्क क्षेत्रों में या सूखे क्षेत्रों में लगभग में 3 से 4 महीने के लिए उगते हैं। इन पौधों को जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने तथा नमी को संरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो और नमी संरक्षित रहे, ये इसके लिए इनमें विशेष प्रकार के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। विशेष तरह से ये चेंज हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वार्षिक पौधे होते हैं या शुष्क ताहार पौधे होते हैं, वह सूखे क्षेत्रों में लगभग 4 माह के लिए उगते हैं और इन सभी को जल की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वार्षिक मरुद्भिदों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अनुकूलन भी होते हैं। यानी जो वार्षिक पौधे हैं इनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष तरीके के अनुकूलन भी पाए जाते हैं और इसी तरह से ये नमी को रोकने के लिए भी इसमें विशेष एडॉप्टेशन होते हैं या अनुकूलन होते हैं। इन पौधों के कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे इकोनॉप्स है, तो ये वार्षिक शुष्कताहार पौधा होता है। और ऐसे ही सोलेनम सुराटेनस है या छोटी कटेरी है, कंटाकारी है, तो ये जो पौधे हैं ये वार्षिक के अंतर्गत आते हैं। मरुद्भिद पौधों का दूसरा प्रकार है सूखे से बचने वाले या अल्पकालिक पौधे। यानी ऐसे पौधे जो सूखे से बच लेते हैं या अल्पकालिक पौधे होते हैं। तो इस समूह के अंतर्गत अर्धवर्षी, अर्धवर्षी का मतलब जो आधे वर्ष के लिए जीते हैं, जबकि मैंने वार्षिक वाले में बताया था आपको कि 3 से 4 माह तक जीते हैं। तो इसमें यह है अर्धवर्षी, अर्धवर्षी का मतलब है लगभग 6 माह तक। वह अन्य छोटी आयु वाले पौधे, यानी अर्धवर्षी तो पौधे होंगे ही होंगे, साथ में अन्य, उसके साथ में अन्य छोटी आयु वाले पौधे भी होंगे। तो ये पौधे वर्षा या वसंत ऋतु में कुछ समय तक ही जीवित रहकर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में और वसंत ऋतु में, इन 2 ऋतुओं में कुछ समय तक रहते हैं और जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उसी में जीवित रहते हैं। जैसे कौन कौन से पौधे हैं? आर्जिमोन मैक्सिकाना पौधा है, यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा, तो ये सब सूखे से बचने वाले या अल्पकालिक पौधे होते हैं। फिर तीसरा है सूखे का प्रतिरोध करने वाले सरस पौधे। तो इस प्रकार के पौधे सरस होते हैं और इनमें पानी संचित रहता है। पानी संचित रहता है इसीलिए इन्हें सैक्युलेंट कहा जाता है या सरस होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? कैक्टस, यूफोर्बिया, नागफनी आदि एक ऐसे पौधे हैं, सरस पौधे होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और धीरे धीरे करके वृद्धि करते हैं। तो आकार इनका बिल्कुल छोटा सा होता है और धीरे धीरे करके वृद्धि करते रहते हैं। मांसल व गूदेदार तने और पत्तियों में पानी संचित करके या अन्य युक्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम करके ये पौधे काफी समय तक शुष्क जलवायु में जीवित रहते हैं। यानी इनका जो मांसल तना होता है, गूदेदार तना होता है, पत्तियां जो होती हैं, इनमें ये पानी संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ अन्य युक्तियों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी जो पानी भाप बनकर उड़ता है उसको कम करते हैं और ये पौधे काफ़ी समय तक शुष्क जलवायु में इस प्रकार से जीते हैं। यदि आप लोग वाष्पोत्सर्जन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं मरुद्भिद के चौथे प्रकार, सूखे को सहन करने वाले अमांसल पौधे। यानी ऐसे पौधे जो सूखे को सहन करते हैं और अमांसल होते हैं, मांसल नहीं होते हैं। तो ये वास्तविक मरुद्भिद पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? वास्तविक मरुद्भिद पौधे हैं। पानी संचित न करने के कारण ये पौधे सरस व मांसल नहीं होते हैं। चूंकि इनमें पानी इकट्ठा नहीं होता है इसीलिए न तो ये सरस होते हैं, सरस यानी रस नहीं है, पानी नहीं है, और मांसल भी नहीं होते हैं। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए
कई प्रकार की युक्तियां होती हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन ना हो, पानी भाप बनकर ना उड़े, इस चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, कई प्रकार के इनमें युक्तियां पाई जाती हैं। ये पौधे लंबे समय तक जल की कमी को सहन करने में सक्षम होते हैं, यानी काफ़ी दिनों तक जल की कमी को सहन कर सकते हैं। इसके लिए इनमें अनेक प्रकार के अनुकूलन भी पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे कनेर, बबूल, मदार या आक जिसको कहा जाता है, बेर और करील, तो ये आदि पौधे हैं सूखे को सहन करने वाले आमांसल पौधे होते हैं। चलिए अब जानते हैं मरुद्भिदी पौधों के अनुकूलन यानी जीरोफिटिक एडाप्टेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो अधिकांश मरुद्भिद पौधे आकार में छोटे व बौने होते हैं। जितने भी मरुद्भिद पौधे होते हैं, जितने भी लगभग में जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं अथवा बौने होते हैं और शुष्क व तेज चलने वाली वायु के प्रभाव से बचे रहते हैं। चूंकि ये छोटे होते हैं, बौने होते हैं, इसीलिए जो शुष्क और तेज चलने वाली वायु होती है उसके प्रभाव से बच जाते हैं। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए मरुद्भिद पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, पानी को बचाने के लिए इनसे जो पानी इनके अंदर है वो ना खत्म हो, ना उड़े भाप बन करके, इसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचाने के लिए, बचने के लिए इनमें कई तरीके के एडाप्टेशन होते हैं, अनुकूलन होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है जड़ों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन रूट्स। जड़ों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? पहला पॉइंट है, इन पौधों की जड़ें प्रायः सुविकसित व अत्यधिक शाखित हो जाती हैं। यानी जो इनकी जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो अधिक विकसित हो जाते हैं। सुविकसित का मतलब खूब सारे उसमें जड़ें फैल जाती हैं और अत्यधिक शाखित हो जाती हैं, बहुत सारी में शाखाएं निकल आती हैं और भूमि में अधिक गहराई तक पहुंचकर जल का अवशोषण करती हैं। तो ये भी एक है कि अधिक गहराई तक जाएंगी तो उससे जल का अवशोषण कर लेंगी, जल उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो अनुकूलन हो गया। फिर दूसरा है, मूलरोम बहुत अधिक संख्या में होते हैं। यानी ऐसे पौधे जो मरुद्भिद होते हैं, जड़ों में अगर उनके अनुकूलन हो रहा है तो उनमें मूलरोम बहुत अधिक संख्या में होगा। जैसे कौन सा? नागफनी में आपने देखा होगा। फिर तीसरा है, अल्पकालीन व सरस पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक ना जाकर मिट्टी की सतह के आसपास फैल जाती हैं। जो अल्पकालिक व सरस पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं भूमि में अधिक गहराई तक ना जाकर के उसके आसपास चारों तरफ फैल जाती हैं, जैसे नागफनी में था। फिर आते हैं तनों में अनुकूलन यानी एडाप्टेशन इन स्टेम। तो पहला है, कुछ मरुद्भिद पौधों में तना भूमिगत प्रकंद या घनकंद होता है, यानी राइजोम या कॉर्म होता है। घनकंद यानी कॉर्म, प्रकंद यानी राइजोम। तो कुछ ऐसे मरुद्भिद पौधे होते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, जिनका तना भूमिगत होता है। कैसा भूमिगत? तो प्रकंद या घनकंद होता है, यानी राइजोम या कॉर्म होता है। प्रतिकूल अवस्थाओं में वायवीय भाग सूख कर गिर जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है और अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर बहुवर्षीय भूमिगत तने से नई वायवीय प्ररोह निकलती है। फिर अगला है, घीक्वार, एगेओ यानी जंगली केवड़ा जो होता है, यक्का, नागफनी आदि के तने वायवीय, मांसल व सरस होते हैं। चाहे वो घीक्वार हो, जंगली केवड़ा हो, यक्का हो, नागफनी हो, इनके जो तने होते हैं, जो ऊपर की ओर निकले रहते हैं, उनको वायवीय कहा जाता है। तो मांसल और सरस होते हैं, मांसल भी होते हैं और सरस भी होते हैं। एगेओ के तने पर मांसल पत्तियों का एक रोजेट भी होता है। फिर अगला पॉइंट है, मरुद्भिद वृक्षों के तने काष्ठीय होते हैं। जितने भी जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो लकड़ीदार होते हैं, काष्ठीय होते हैं, जिन पर छाल की मोटी परत होती है। आपने देखा होगा जो ऐसे कुछ बहुत सारे पौधे होते हैं जिन पर छाल निकलती है, तो ये छाल क्या करती है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कम करती है। जैसे बेरी है, बबूल है, ऐसे ही प्रोसोपिस है। तो आदि जो पौधे होते हैं इनकी छाल मोटी मोटी सी लगी रहती है, तो ये भी जल की कमी को रोकते हैं, यानी जल को एकत्रित करके रखते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इन तनों पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। यानी वाष्पोत्सर्जन कम हो इसके लिए तने पर एक क्यूटिकल की परत होती है। जैसे आप हाथ पर पन्नी चढ़ा लीजिए, वैसे ही इस पर मोटी सी परत होती है ताकि पानी बाहर की ओर भाप बनकर ना उड़े। फिर अगला है, अनेक मरुद्भिद पौधों के तने मांसल व सरस होकर पत्तियों के समान कार्य करते हैं। यानी अनेक जीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो मांसल और सरस हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तियां हैं, इसलिए कहा गया पत्तियों के समान। तो पत्तियों के जैसे हो जाते हैं, जिन्हें पर्णाव स्तंभ कहा जाता है।
जैसे तने जो पत्तियों के समान हो जाते हैं परिणाम स्तंभ कहलाते हैं। और परिणाम स्तंभ हरे रंग का गोल या चपटा तना होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है। तो ऐसे पौधे नागफनी वगैरह में आपने देखा होगा, जो नागफनी में आप पत्तियां जिनको कहते हैं वो पत्तियां नहीं होते हैं, वो तने होते हैं जो पत्तियों का रूप या पत्तियों जैसे दिखने लगते हैं। फिर अगला है संवहन ऊतक सुविकसित तथा फ्लोएम व जाइलम में स्पष्ट रूप से भिन्नित हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि पत्तियों में कैसे अनुकूलन होता है, अर्थात एडाप्टेशन इन लीव्स कैसे होता है। तो पत्तियों में जल संचित रखने व वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए भी कई सारे अनुकूलन होते हैं, जिसमें से कुछ हम आपको प्रमुख बता देते हैं। पहला है घीक्वार, जिसको एलोवेरा कहा जाता है, घीक्वार तथा एगेओ या जंगली केवड़ा भी इसे कहते हैं। तो में पत्तियां सरस, मांसल व मोटी होकर श्लेष्म तथा जल संचित रखती हैं। श्लेष्म जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे श्लेष्म कहा जाता है। जैसे हमारी नाक से निकलता है तो उसे श्लेष्म कहते हैं, तो वैसे ही श्लेष्म इसमें भी संचित हो जाता है, जल संचित रखती हैं। श्लेष्म और जल दोनों संचित रखती हैं। मोटी हो जाती है तो उसमें श्लेष्म में चिपचिपा पदार्थ भी होता है और जल भी संचित रहता है। एक तो ये अनुकूलन हो गया। फिर दूसरा है बरगद, पीपल, कनेर की पत्तियां चर्मी व मोटी हो जाती हैं, चर्मी जैसे चढ़ जाती है तो मोटी हो जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को कम करती हैं। चूंकि मोटी हो जाएंगी इसलिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की क्षति को कम करेंगी, यानी वाष्पोत्सर्जन कम होगा उसमें से। फिर अगला है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए कई पौधों की पत्तियां अल्प विकसित हो जाती हैं, पूरी तरह से विकसित ही नहीं होती हैं, छोटी व सूल व कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं। और कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल अधिक नहीं उड़ेगा, तो जल बचा रहेगा। जैसे नागफनी है, यूफोरबिया है, कुस्कुटा है, तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं। बबूल है जिनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। फिर अगला है कुछ पौधों में पत्तियां प्रतानों का रूप धारण कर लेती हैं, ट्रंडल्स का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे बेरी, बबूल, इनमें जो अनुपर्ण होते हैं वो सूल व कंटकों में बदल जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ पौधों में पर्णवृंत चपटे होकर पर्णाभवृंत में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो पर्णवृंत होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पर्णवृंत चपटे बन जाते हैं, चपटे चपटे से हो जाते हैं और पर्णाभवृंत में बदल जाते हैं। फिर आते हैं अगले पर, पत्तियां व अन्य सभी वायवीय अंगों की एपिडर्मिस रोमिल होती है, जिससे प्रकाश ऊष्मा को परावर्तित करके वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोका जा सकता है। फिर अगला है स्टोमेटा, यानी रंध्र संख्या में कम और प्रायः निचली एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो मरुद्भिद होते हैं इनकी पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं संख्या में कम होते हैं और एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो जो रोम स्टोमेटा होते हैं इनको वायु के संपर्क में आने से रोककर वाष्पोत्सर्जन को भी ये कम करते हैं। और फिर अगला है, अनेक मरुद्भिद पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पत्तियां होती हैं, उनके ऊतकों में अनेक प्रकार का श्लेष्म पाया जाता है, म्यूसिलेज होता है। यह जल को संचित रखने के अतिरिक्त अधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को भी रोकता है, जो म्यूसिलेज होता है, जो श्लेष्म होता है। फिर आते हैं अगले पार्ट पर, क्रियात्मक अनुकूलन पर, यानी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन पर। तो पहला है, पानी की कमी के कारण मरुद्भिद पौधे छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि पानी की कमी होती है इसलिए ये पौधे कैसे छोटे आकार के होते हैं। फिर अगला है, क्यूटिकलीय वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है, ताकि बाहरी जो आवरण है उससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो, इसलिए एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की मोटी परत चढ़ी होती है। फिर अगला पॉइंट है, इन पौधों की कोशिकाओं का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, और यही कारण होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की काफ़ी हानि होती है, तो हानि होने पर भी पौधे मुरझा नहीं पाते हैं। जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल की हानि होती है तो पौधे मुरझाते नहीं हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती रहती है। फिर अगला पॉइंट है, नागफनी, कैक्टस व अन्य सरस व मांसल पौधों की उपापचय क्रियाएं विशेष प्रकार की होती हैं। रात्रि में इनके स्टोमेटा अथवा रंध्र खुले रहते हैं और श्वसन करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 का पुनः उपयोग में लेते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले जीन चिकित्सा क्या है या जीन थेरेपी किसे कहते हैं? तो जीन थेरेपी द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीन्स को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं,
जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। अब ये तो हुई परिभाषा। अब आगे और भी प्रश्न था कि एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी के कारण SCID यानी शेवरे कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से पीड़ित थी। सामान्य क्रियाशील ADA जीन को इस बच्चे की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया और यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़कर सामान्य ADA एंजाइम संश्लेषित करने लगी। SCID के उपचार के लिए सामान्य जीन के RNA की अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणुवाहक में निवेश कराया गया और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की गई थीं। अब इन पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थि मज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल्स को संक्रमित कराया गया और कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल्स को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया गया या इंजेक्ट कर दिया गया। इस विधि द्वारा अब गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग का निदान संभव हो गया है, यानी SCID रोग का निदान संभव हो गया है। और इस तरह से चित्र बना देंगे, आंसर पूरा हो जाए।